हाँ भाई जहरीलो की हाल चाल। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो अपन कर रहे हैं बेटे वो कर रहे हैं फॉर अर्ली डिटेक्शन। अगर हमें किसी डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन करना है तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यूज़ करते हैं। कुछ मेथड होती है जिनको अपन कन्वेंशनल मेथड कहते हैं, जैसे सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। ये जो मेथड होती है वो डायरेक्ट अगर हम यूज़ करें टेस्ट के अंदर तो इससे हमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। इससे अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिम्टम आने के बाद जब कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा उसके बाद में ये उन पैथोजन्स को डिटेक्ट कर पाते हैं। इसके लिए अगर हमें अर्ली डिटेक्शन करना है तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस सबसे बेस्ट मेथड रहती है। होता क्या है, नॉर्मल वैसे अगर हम देखें तो हम तो डॉक्टर के पास जाने से वैसे ही डरते हैं, जल्दी से डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है जब तक कि हमारे अंदर सिम्टम्स नहीं आए। और सिम्टम जब आते हैं तब तक जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और उसको फिर क्योर करने के अंदर टाइम भी लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है। इसीलिए अगर हम थोड़े से अवेयर हों तो हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करवा कर अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं डिजीज़ का। जैसे हम यहाँ पे कैंसर को, एड्स को, कोविड को, स्वाइन फ्लू को, इन एट्सेट्रा बीमारियों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, जब तक इस पैथोजन के नंबर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ना हो, उससे पहले ही स्टेज में। अब होता क्या है, नॉर्मल अगर मान लो हमारी मेंटलिटी ऐसी रहती है, हम इंडियंस हैं, रहता क्या है कि हम कोई टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस करवाने के लिए हम टेस्ट करवाते ही नहीं हैं, क्योंकि बाई चांस हम क्या सोचते हैं बेटा कि अगर टेस्ट कराया, अगर टेस्ट अगर नेगेटिव आ गया तो क्या लगता है पैसे वेस्ट हो गए, कि कम से कम टेस्ट कराया तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आना चाहिए था। हम ये सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि यार यार पैसे बर्बाद हो गए। बट हमें ऐसा नहीं सोचना। अच्छी बात है अगर नेगेटिव आया है तो, अगर हम ये सोचने लग जाएँ कि नेगेटिव आ गया यार, पॉजिटिव आना चाहिए था, बीमार तो कम से कम होने चाहिए थे, छोटी मोटी बीमारी बोले तो एड्स तक तो होनी चाहिए थी, तभी तो पैसे पूरे होते। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। बोले तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक हमारे अंदर अगर अवेयरनेस होगी तो अब अर्ली स्टेज के अंदर किसी डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो करते हैं RDNA टेक्नोलॉजी, PCR और ELISA। इससे हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जब सिम्टम नहीं आए उससे पहले वाली स्टेज के अंदर ही हम पैथोजन को डिटेक्ट कर पाएंगे, जबकि नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड में ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए टेक्निक है RDNA टेक्नोलॉजी, PCR और ELISA। ELISA हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, पूरा एक टॉपिक ELISA का मैंने अलग से बनाया है, आप जाके देख सकते हो। ये एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन है। वहीं पर RDNA और PCR टेक्नोलॉजी है, ये DNA बेस्ड डायग्नोसिस है। इसमें हम DNA को डिटेक्ट करते हैं किसी पैथोजन के। जैसे हम PCR को कैंसर, एड्स, कोविड, स्वाइन फ्लू वगैरह को डिटेक्ट करने में यूज़ में लेते हैं। बेटे आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे आपने सुना हो कि RT-PCR की रिपोर्ट निकालते थे, तो वहाँ पे PCR करके ही कोरोना को डिटेक्ट कर रहे थे। RT का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लगा के उसका cDNA बनाकर फिर PCR करवाते थे। देखते हैं PCR कैसे करते हैं। अगर हमें PCR करना है, मान लेते हैं कि HIV के लिए लगाना है, तो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे कि HIV का लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लगाकर हम cDNA तैयार कर लेंगे। HIV का क्या कर लेंगे, cDNA तैयार कर लेंगे। अगर हमारे पास HIV का cDNA है और उस cDNA का हमने लैब के अंदर आर्टिफिशियल बना रखा है प्राइमर। आर्टिफिशियल क्या बना रखा है, प्राइमर। लैब के अंदर ऑलरेडी इन सभी पैथोजन के DNA के लिए स्पेसिफिक प्राइमर ऑलरेडी बना रखे हैं ताकि डायग्नोसिस ईजी हो सके, फटाफट आके कोई टेस्ट लगाया जा सके। किसी भी अगर हम बात करें, कोई डॉक्टर बेटे, कोई डॉक्टर अच्छा वो होता है जिसका डायग्नोसिस अच्छा होता है, ना कि ट्रीटमेंट। क्योंकि डायग्नोस अच्छे से कर पाएगा तभी ट्रीटमेंट दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें दवाइयाँ लिख दी, हम चले गए, डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ ठीक हो जाओगे, 5 दिन बाद ठीक नहीं हो तो दोबारा जाओ, तो फिर दोबारा चेंज करेगा वो तो धूल में लट हो जाएगा। बाकी बेस्ट क्या रहता है, एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसका डायग्नोसिस अच्छा होता है। अगर उसका डायग्नोसिस अच्छा है तो वो डॉक्टर बेस्ट है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिजीज़ कौन सी है। इसी के लिए आज जितनी भी अपने डिजीज़ है जो कि आज बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर रही है ह्यूमन के अंदर, जैसे ज़्यादा लीथल भी है, जैसे HIV वगैरह, कैंसर वगैरह, उस केस के अंदर अगर देखें तो पहले ही हमने उन
पैथोजन के डीएनए के अगेंस्ट कुछ प्राइमर बना लिए। प्राइमर जो कि प्रोसेस रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमने क्या किया, HIV के लिए कुछ स्पेसिफिक प्राइमर बना रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस भी ह्यूमन के अंदर डिजीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, जिस भी ह्यूमन के अंदर अगर डिजीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, हमने उसका सैंपल लिया, उसके सैंपल में से जो उसके सेल के अंदर जो सेल का लाइसिस किया, उसके डीएनए को निकाला। अगर उसके अंदर हमारा वायरस का डीएनए भी है, हमारे डीएनए के साथ अगर वायरस का डीएनए भी वहाँ पर मौजूद है, तो हमने उस सैंपल को, ह्यूमन सैंपल को हमने इसके अंदर डाला। तो बड़े मान लेते हैं ये तो हमारा डीएनए, और HIV क्या करता है, अपने डीएनए के साथ अपना डीएनए भी इंटीग्रेट कर देता है। मान लेते हैं, समझने के लिए मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ कि यहाँ पर ये HIV का C डीएनए है, HIV का C डीएनए है, और बेटा ये ब्लैक कलर में जो दिखाया है हमने, ये है ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए, और HIV का C डीएनए है। अब हम यहाँ पे PCR लगा रहे हैं। अभी क्या करेंगे, डीनेचुरेशन। जैसे डीनेचुरेशन करेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, यहाँ पे भी दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। और यहाँ पे बेटे हमने यूज़ किए हैं वायरस स्पेसिफिक प्राइमर्स। जो वायरस स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ किए हैं, जो कि C डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है, C डीएनए के साथ ही जाके बाइंड होगा। अगर यहाँ पे वायरस का डीएनए है, उसके लिए हमने स्पेसिफिक प्राइमर बनाए, तो वो प्राइमर इस वायरस के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएंगे। मान लेते हैं ये 3' है, ये 5' है, तो प्राइमर ये 5', ये 3', ये 3' है, ये 5' है, ये 5' है, तो प्राइमर जाके जुड़ जाएगा। जैसे प्राइमर जुड़ेगा, पहला स्टेप अपने डीनेचुरेशन किया, देन एनिलिंग किया, उसके बाद एक्सटेंशन किया। तो बेटा यहाँ पे अगर वायरस का डीएनए हुआ तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा और वायरस की 1 से 2 कॉपी बन जाएगी। फिर एक साइकिल और रिपीट करेंगे। यहाँ पर वायरस डीएनए, इफ़ वायरस डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है, अगर वायरस डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है तो कन्फर्म है, बधाई हो, वायरस प्रेजेंट है, और हम बोल सकते हैं कि HIV पॉजिटिव है। बोले तो यहाँ पे HIV का टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमने वायरस का डीएनए यूज़ करके हमने PCR करवाया, अगर डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है, इसका मतलब वायरस का डीएनए मौजूद है, क्योंकि हमने प्राइमर किसका यूज़ किया है, वायरस डीएनए का, और वो प्राइमर केवल वायरस के डीएनए के साथ ही आके जुड़ रहा है, और वायरस के डीएनए के साथ अगर प्राइमर आके जुड़ेगा तो उसका रेप्लिकेशन करेगा। तो मतलब PCR के अगर एम्पलीफाई हो रहा है, मतलब वायरस का डीएनए प्रेजेंट है। दूसरा, अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो, हमने सैंपल डाला, ह्यूमन सैंपल, सेल का ब्रेक करके डीएनए को निकाल कर, अगर यहाँ पर ये केवल डीएनए है ह्यूमन का, मान लेते हैं कि HIV अगर ना हो, उस केस में डीनेचुरेशन करेंगे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। और यहाँ पे बेटे हमने यूज़ किया है वायरस स्पेसिफिक प्राइमर। अगर हमने वायरस स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ किए हैं तो बेटा यहाँ पे तो वायरस का डीएनए है ही नहीं, तो प्राइमर कहीं जुड़ेगा ही नहीं, नहीं जुड़ेगा तो वायरस डीएनए डू नॉट एम्पलीफाई, क्योंकि डीएनए है ही नहीं, किसी तरीके का हमें एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। कुछ टाइम बाद देखेंगे डीएनए नहीं बढ़ रहा, अमाउंट नहीं बढ़ रही है, रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब है वायरस एब्सेंट है, वायरस एब्सेंट है। इस तरीके से हम PCR को यूज कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन के अंदर, और ये बहुत एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। क्लियर है बेटा? तो ये है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में PCR का यूज़। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, rDNA टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं प्रोब। प्रोब क्या है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड DNA और सिंगल स्टैंडर्ड RNA है जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है नॉर्मल जीन के। सिंगल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो सकते हैं जो कि नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। rDNA टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन। पर बेटा म्यूटेशन का पता करना है जीन के अंदर कि जीन में म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डायग्राम बनाया है बेटा, बाकी डिटेल में पूरी प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ वर्बली, और DNA फिंगरप्रिंटिंग आपका पड़ा हुआ है तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। सिंपल है। सबसे पहले ह्यूमन सैंपल को लेंगे, एक एक चीज़ सुनते जाना, फिर यहाँ पे आते हैं। ह्यूमन सैंपल, मान लेते हैं हम पता कर रहे हैं ADA जीन के बारे में कि ADA जीन में किसी पर्सन के अंदर म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ADA जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये मान लेते हैं ADA जीन है, नॉर्मल ADA जीन है। हमने ह्यूमन सैंपल लिया।
अगर उस पर्सन के अंदर AD जीन में म्यूटेशन नहीं हुआ, अगर वो जीन बिल्कुल नॉर्मल है, हमने उसका सैंपल लिया, सेल का ब्रेक किया, DNA को निकाला। अब DNA को निकाल कर हमने किया उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पर्टिकुलर किसी भी आरी से हमने DNA को कट कर सकते हैं, आरी से कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाया, वो साइज़ के हिसाब से सेपरेट हो गए। अब किया हमने डीनेचुरेशन एल्कलाइन पीएच के ऊपर, ताकि डबल स्टैंड DNA से सिंगल स्टैंड हो जाए। उसके अंदर अगर हमारा जीन है तो वो भी डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड हो जाएगा। हमने क्या कर रखा है, उसी जीन के एक स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना रखा है। मान ली ADA जीन का ये एक स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे DNA सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम करेंगे सदर्न ब्लोटिंग, उसको नायलॉन की मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर देंगे। सारी बातें कर चुके हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। सदर्न ब्लोटिंग करेंगे, अब उसके ऊपर प्रोब डाल देंगे। जैसे उसके ऊपर प्रोब डालेंगे, अगर वो जीन नॉर्मल हुआ तो जो नॉर्मल पार्ट हुआ तो इसके साथ प्रोब जुड़ेगा। अगर प्रोब जुड़ेगा, अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो अब इस नायलॉन के ऊपर अगर उसको हम देखें रेडियो एक्टिविटी, ऑटो रेडियोग्राफी से देखें, तो अगर यहाँ पे हमें कोई बैंड मिल रहा है, इसका मतलब बैंड मिलने का मतलब है यहाँ पे पेयरिंग हुई है नॉर्मल जीन के सेगमेंट और VNTR नहीं, जो नॉर्मल प्रोब यूज किया है उसके बीच में, और एक्सरे फिल्म पे हमें बैंड दिखेगा। मतलब जीन क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल जीन का हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना लिया, उसको सिंगल स्टैंड कन्वर्ट करके उसके ऊपर हमने प्रोब को जोड़ा। अगर हमें एक्सरे फिल्म में देखेंगे, अगर अपीयर हो रही है, बैंड अपीयर हो रहा है, इसका मतलब जीन नॉर्मल है। बाई चांस अगर वो जीन बेटे म्यूटेंट है, हमारे AD का जीन अगर म्यूटेंट है, उस केस में क्या होगा, सेम सेल का लाइसिस किया, DNA सेपरेट किया, RE से कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, डीनेचुरेशन किया, नायलॉन पे शिफ्ट किया सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक के थ्रू। अब हमने VNTR प्रोब डाले, फिर उसको वॉश किया, और VNTR प्रोब मान लेते हैं जीन अगर म्यूटेंट है तो बेटा इसका सीक्वेंस बदल गया। सीक्वेंस अगर बदल गया तो ये जो प्रोब है वो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। अगर प्रोब यहाँ नहीं जुड़ेगा तो जैसे ही वॉश आउट स्टेप करते हैं तो वो प्रोब सारे हट जाएंगे और किसी तरीके का हमें यहाँ पे कोई बैंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जीन क्या हो चुका है, म्यूटेंट। तो RDNA टेक्नोलॉजी से हम म्यूटेशन का पता कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक बचती है एलाइजा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जाके देखिएगा। मिलते ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।